चलो आइए देखिए, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। आपने अभी तक पहले पढ़े थे स्वर, यानी वर्ण की जो प्रक्रिया थी वो हमने जान ली अगले वीडियो में। इस वीडियो में देखते हैं स्वरों का विभाजन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। देखिए वर्ण किसे कहते हैं और वो हमने जान लिया। अब उसके बाद स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ण कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते थे। अगले वीडियो में बताया कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। टोटल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। अलग अलग उनकी सबकी प्रक्रिया थी। तो स्वर किसे कहते हैं, परिभाषा देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध, अवरोध माने रुकावट, बिना कोई रुकावट से यानी बिना कोई बाधा के, बिना किसी दूसरे वर्ण के उच्चारण से बोला जाता है। ठीक है, इसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्वर। चाहे तो कह लीजिए जिसमें कोई रुकावट नहीं होती है, या जिसे बोलने में किसी प्रकार के दूसरे वर्ण की हमें सहारा नहीं लेना पड़ता है, या स्वर वो वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उच्चारण होते हैं, उच्चारित होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर। स्वरों में किसी प्रकार की सहायता किसी भी वर्ण की नहीं लेनी पड़ती, परंतु व्यंजन को बोलते समय हमें दूसरे अर्थात स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं उच्चारण की दृष्टि से कि जिस प्रकार से उच्चारण करते हैं स्वरों को, उनके अनुसार। तो सबसे पहले देखते हैं जीभ के भाग के आधार पर। जब हम वर्णों को बोलते हैं, स्वरों को बोलते हैं, और जब बोलते समय हम किसकी, जीभ, हम अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं उस अनुसार से। तो जीभ के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण 3 भाग हैं। कितने पार्ट हो गए, 3। पहला हुआ अग्रभाग, दूसरा हुआ मध्य भाग, और तीसरा हुआ पश्च भाग। तो पूछ लेगा कि जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। किसके आधार पर, जीभ के आधार पर। जब हम उच्चारित करते हैं कोई भी स्वर, तो हमारी जीभ क्रिया करती है, उठती है, गिरती है। तो उसी प्रकार कितने भागों में बांटा गया, 3। नाम दे दिया गया, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। इसमें से दे देगा कोई नहीं, या इसमें दे देगा उपयुक्त सभी। प्रश्न जब बनेगा तो कोई भी दे सकता है। तो ये किसके आधार पर है, जीभ के आधार पर। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग किसके आधार पर है, जी। अब देखते हैं कौन कौन से स्वर अग्र हैं, कौन कौन से मध्य हैं, और कौन कौन से पश्च स्वर हैं। तो देखिए, एक को याद कर लीजिए, आ को पहले याद कर लीजिए। मध्य में एक ही स्वर है, कौन, आ। छोटा जो आ है वो किसमें है, मध्य में। इसे बोलते समय जीभ हमारी बीच से क्रिया करती है, बोलते हैं आ। तो जीभ आगे से पीछे की तरफ घुटती है, तो इसी बोलते हैं मध्य। मध्य माने जानते हो, बीच से। जब जीभ बीच से क्रिया करती है, उठती है और सिकुड़ती है, तो उसे मध्य भाग कहते हैं। तो इसमें दे दिया जाएगा आ। ठीक है, और 3 वर्ड दे दिए जाएंगे, और पूछ लिया जाएगा कि मध्य भाग यानी मध्य स्वर कौन सा है। ठीक है, तो इनमें से कोई दे देगा, इसमें से दे देगा, तो आपको याद रखना है। और उसके बाद अग्रभाग कौन से हैं, जैसे ई, ए, ए और री। वर्ड याद रखना, कितने वर्ड हो गए, 5। अग्र जो भाग है, अग्र स्वर कितने हैं, 5। जीभ के अग्रभाग, अगले वाले भाग से बोलने वाले स्वरों की संख्या कितनी है, 5 है। तो कौन सी है, ई है, ए है, और ए और री। ये 5 स्वर हैं जो जीभ के अग्रभाग से बोले जाते हैं। बोल के देखिए, ई। तो जब जीभ का हमारा अगला भाग वो सक्रिय होता है, ई, ए और री। री को एक और थ्रू से रखेंगे, वो भी बताएंगे आगे। उसके बाद पश्च भाग। तो पश्च, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग सक्रिय रहता है, उसे पश्च भाग कहते हैं। परिभाषा पूछी नहीं जा सकती, फिर भी देखते चलो। कहीं पूछ लिया कि अग्रभाग की, या ऐसे दे दिया प्रश्न में कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग सक्रिय रहता है, उन स्वरों को क्या कहते हैं, या वे स्वर कौन से हैं। तो इसमें पश्च में कौन कौन आ जाएंगे, बड़ा, ऊ, ओ और आगत आ। ये जो आगत आ है, ये भी किस में आएगा, पश्च में। तो पश्च भाग की संख्या कितनी है, 5 तो
हिंदी के हो गए। उसके बाद एक आगस स्वर, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 6। अब देखो अग्र में कितने स्वर? 5 हैं। मध्य में कितने हैं? 1 है केवल आ। और पश्चिम में कितने हैं? 5 तो हो गए हिंदी के, और एक आगस स्वर मिलाकर के कितने हो गए? 6। अगर आपको आगस स्वर ना दिया हो तो आप 5 लगाएंगे, आगस स्वर भी पूछ ले तो आप 6 लगाएंगे। अब याद नहीं रहेगा, परिभाषा नहीं आप पूछी जाएगी, तो यहाँ किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है? आप केवल आ याद कर लें। छोटा आ ये कहाँ से बोला जाता है? मध्य से। उसके बाद ई, ई, ए और री, ये हो गए अग्रभाग। ठीक है। ई आप कैसे याद करेंगे? जब बच्चा कहता, किसी को दिखाता अंगूठा कहता ई, तो वो आगे बढ़ता है, तो ई से याद रखना। जितने भी ई में आते हैं तो वो कहाँ है? अग्र। ये बच्चा अंगूठा दिखाएगा, ई चीज लेता कहता ई, तो किसे याद करेंगे? ई से। तो ई कहाँ है? अग्र। पश्च से कैसे याद रखेंगे? बच्चा जब कहता कोई चीज लेके भाग जाता, कहता छीन लेकर ऊ, तो ऊ से याद रखेंगे। इतने ऊ वाले 3 काई जैसी दिखाई दे रही हैं, ये 3 बने, ये भी 3 बने, ये भी 3 बने, ये भी 3 बने, ये भी 3। अगर इसे हटा दो तो क्या आएगा? 3 आ रहा। ऊपर से इसे हटा दो तो क्या आ रहा है? 3 बन गया। इसे ऊपर हटा दो क्या बन गया? 3 बन गया। इसे हटा दो क्या बन गया? 3 बने। इसे हटा दो क्या बन गया? 3 बन गया। इसे हटाओ क्या बन गया? देखो सब में 3 है। तो जितने 3 किस प्रकार से आई हैं, और क्या हो गया? ऊ हो गया। तो याद रखना, बच्चा जब चीज लेकर भाग जाता कहता ऊ छीन लो, ताकत है तुम में, तो ऊ से जितने ऊ आकृति के अनुसार हैं स्वर, वो सब कैसे हैं? पश्च। पश्च माने पीछे, जितने जीव के पिछला भाग है उनसे सभी उच्चरित होते हैं। ठीक है। याद रखेंगे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ, आगता, ये सब किससे बोले जाते हैं? पश्च। केवल एक छोटा याद रखना, वो मध्य से बोला जाता है। समझ आए? अब आइए ओष्ठ मुख्य की आकृति के अनुसार, या आगे चलिए, अभी इधर देख लेते पहले। मुख खुलने के आधार पर, तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? 4। मुख की आकृति के अनुसार स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? 4। पहले है नंबर 1 में समृत स्वर। ठीक है। क्या है? समृत स्वर, जिसकी परिभाषा क्या होती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, समृत समान ही चिपका रहता है, बहुत कम खुलता है, तो ऐसे स्वरों को क्या कहते हैं? समृत स्वर। पहले पूछेगा कि मुख खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो नंबर याद रखना 4 में। नंबर 1 है समृत, नंबर 2 है विव्रत, नंबर 3 अर्ध समृत, और नंबर 4 है अर्ध विव्रत। तो समृत क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, अर्थात लगभग बंद सा रहता है, लगभग बंद सा रहता है। जैसे ई बोलो, देखो ई, मुंह कितना खुलता है? मुंह जो हमारा है इसके आधार पर, अभी हमने किससे पढ़ा था? जीव के आधार पर, जीवा के आधार पर। अब पढ़ ले हैं मुंह के आधार पर। ठीक है। जीव के आधार पर पढ़ा तो 3 भाग, मुख के आधार पर 4 भाग। तो मुख इनमें बहुत कम खुलता है। जैसे छोटी ई बोलो, ई, मालूम पड़ता मुंह खुला या नहीं खुला, बंद रहा। ई, ऊ, री, तो इनमें मुंह बिल्कुल बहुत ही कम खुलता, नाम मात्र का, पता ही नहीं चलता है, तो इसे बोलते हैं समृत। समल के बोलो तो याद रखना है, समृत में मुंह बहुत, लोग कहते तुम बहुत बड़बड़ाते समर समर बोला करो, तो समर के बोलना नहीं, समृत स्वर। तो हमें मुंह कम खुले, जैसे नहीं हा करो खूब, तो जैसे मुंह कम खुले तो समृत से याद रखना है कि समल बोलो तो कौन समल में आएगा? ई, ऊ, री। समृत में कितने स्वर आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 5। उसके बाद देखिए विव्रत स्वर। विव्रत माने होता बिखेरना। विव्रत माने क्या होता? बिखेरना, अर्थात इसे कहते फैलाव। ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, तो विव्रत का मतलब होता है बिखरना। याद रखने, उसमें क्या अर्थ था? समृत, समल के बोलना। इसमें विव्रत बनाओ तो ऐसे बोलो, बिखार दो, हर चीज को बिखार दो। तो इसमें क्या आ जाएगा? आ, बड़ा आ बोलो, आ, मुंह खुल गया पूरा, आ बोलेंगे, तो इसमें 1 आता है। किसमें? बड़ा आ आता है। किसमें? विव्रत में। मात्र बड़ा आ आता है विव्रत में। बड़ा आ बोलने पर मुंह की जो आकृति है पूरी खुल जाती है। अर्ध समृत स्वर, अब अर्ध समृत स्वर होता है, ये समृत से थोड़ा अधिक खुलता है। ठीक है।
यानी समृद्ध से अधिक अर्थात आधा जाना खुलता है, तो इन्हें तो जिन स्वरों में मुख आधे से जाना खुलता है, जिनमें क्या होता है, मुख जो है आधे से जाना खुल जाता है। देखिए समृद्ध में बिल्कुल समान चुप रहता, थोड़ा नेक खुलता है, नाम मात्र का बंद सा ही रहता है। लेकिन अर्ध माने आधा, अर्ध माने आधा, और समृद्ध माने समृद्ध से आधा। जब समृद्ध में बिल्कुल बंद रहता तो इसे आधा, तो अर्थात आधे से जाना खुलेगा जाना खुलता है। इसमें आ जाएगा ए और ओ, ए और ओ। अब आइए अर्ध विव्रत में, ये अर्ध विव्रत, अर्ध माने आधा, विव्रत माने बिखेरना। ये जो है विव्रत से आधा, विव्रत से आधा खुलता है। विव्रत में मुख कैसा पूरा खुल जाता था, बिखर जाता था। विव्रत में मुख, जैसे बड़ा आ बोलते हैं, वो बड़ा आ किस प्रकार का, तो विव्रत में आता है, तो पूरा खुल जाता है। लेकिन ये स्वर बोलने में मुख आधा ही खुलेगा, किसके अपेक्षा, विव्रत के। विव्रत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, विव्रत की अपेक्षा मुख थोड़ा कम खुलता है, विव्रत में पूरा खुलता है। जैसे आ, ए, ओ और औ, और इसमें आगत स्वर, इसमें आएगा आगत स्वर। तो इनकी संख्या कितनी होगी, 5 इनकी भी होगी, किसकी, आगत से लगा करके। अर्ध विव्रत में भी संख्या 5 होगी, विव्रत की संख्या 1 होगी, अर्ध समृद्ध की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो इन सबको याद रखना है। किसी प्रकार से क्वेश्चन कहीं से बन सकता, हर एक में अपने को क्वेश्चन, अपने आप क्वेश्चन है, किसी प्रकार से हर एक चीज़ को याद रखना है। पूछ सकेगा मुख के आधार पर, मुख के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 में। कौन कौन, समृद्ध स्वर, विव्रत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। पूछ लेगा कि आ, बड़ा आ समृद्ध स्वर है, विव्रत स्वर है, अर्ध समृद्ध स्वर है या अर्ध विव्रत स्वर है। तो इन सब की चीज़ों, हर एक अक्षर को आपको याद करना होगा पॉइंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की हर पॉइंट संभावना रहती है। अब आइए ओष्ठों के मुख की आकृति के अनुसार, विद्वान थे तो लिखते चले गए, उन्हें देखा मुख कौन से अक्षर पर किस प्रकार से घूमता है, ओंठ किस प्रकार से होते हैं, तो इसी प्रकार से पहले उन्होंने जीभ देखी कि जब स्वर बोलते हैं तो जीभ की आकृति किस प्रकार से होती है। फिर उन्होंने मुख देखा कि लोग किस प्रकार से, कौन सा वर्ड बोलते हैं, किस प्रकार से मुख होती है, उस प्रकार विभाजन किया। फिर उसके बाद आगे ओंठों की अनुसार। अब देखिए जब बोलते हैं स्वर तो ओंठ यानी मुख की आकृति के अनुसार, ठीक है, मुख की आकृति के अनुसार, तो इसे बोलते हैं, 2 प्रकार से विभाजन किया गया है। किसके अनुसार, ओंठ के अनुसार। देहाती भाषा समझिए, ओंठ के आधार। तो ओंठ जो है किस प्रकार से होता है, ओंठ कह लीजिए या मुख आकृति के अनुसार कह लीजिए, इन्हें 2 आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर बांटा गया है। अब बात आ जाए ओंठ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो अब देखो एक बार पीछे रिपीट करते हैं। जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 बांटा गया है। किसमें, अग्र में, मध्य में और पश्चिम में। उसके बाद मुख के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, 4 में, समृद्ध, विव्रत, अर्ध समृद्ध और अर्ध विव्रत में। उसके बाद ओंठों के अनुसार कितने भागों में बांटा गया स्वरों को, तो 2 भागों में। कौन कौन से, वर्तुल या गोलाकार या वृत्तमुखी या वृत्ताकार। ठीक है, जिसमें ओंठों की जो आकृति होती है वृत्त के आकार की होती है। वृत्त किस प्रकार का होता है, वृत्त इस प्रकार सा होता है। ठीक है, वृत्त किस प्रकार से, वृत्त जो है ऐसे होता है, गोला होता है। तो जिस प्रकार से ओंठों की आकृति, हम ओंठों के अनुसार पढ़ते हैं, तो ओंठों की आकृति जो है वृत्त के अनुसार हो जाती है। तो इसे कुछ भी कह सकते हैं, चाहे वर्तुल कहें, चाहे गोलाकार के अनुसार पूछ लें, चाहे वृत्तमुखी के अनुसार पूछ लें, चाहे वृत्ताकार के अनुसार पूछ लें, तो भी हमें यही स्वर बताने हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए वृत्ताकार, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं। जिनका उच्चारण करते समय ओंठ कैसे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। जिस प्रकार वृत्त बताया, वृत्त के अनुसार तो गोल हो जाते हैं, तो गोल हो जाते हैं, अर्थात वृत्त जैसे होते हैं, आकृति ग्रहण कर लेते हैं, तो उन्हीं को ही क्या कहते हैं, कौन है, जैसे ऊ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। इन्हें बोलिए ऊ। तो मुंह जो है, ओंठ जो है बिल्कुल गोल हो जाते हैं, ऊ, ऊ, ओ, औ। पेपर में भूल जाओ तो अपने ओंठ अपने आप देख लो, किसके आप पूछे, ओंठ गोल होते हैं। ठीक है, तो समझिए ये वृत्त के अनुसार पूछा, कौन कौन चाहते हैं स्वर पूछेगा, तो ऊ, ऊ, ओ और औ।
तो वृत्त के अनुसार कितने, 4 हो गए। ठीक है, अब आवृतमुखी या वृत्ताकार मुखी या प्रसूत, देखो आवृतमुखी, आ माने नहीं, व्रत माने वृत्त के समान, जो वृत्त के समान या वृत्त के जैसे न हो उन्हें बोलते हैं आवृत, या आवृताकार, जो वृत्त के आकार की तरह ना हो। प्रसूत माने होता फैलना, विसरना। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय, जिन्हें बोलते समय ओठ जो हैं गोल नहीं होते हैं, वो कैसे कहलाते हैं, आवृतमुखी, आवृताकार या प्रसूत। इनमें आ जाएगा आ, ई, ए। तो ये 4 स्वर हो गए जो ओठ की आकार से स्थित होते हैं। अब देखो क्वेश्चन बनेगा कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा लिखी, या उसमें स्टेटमेंट दे देगा कि स्वर किसे कहते हैं। तो वे वर्ण जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, या वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण हमने देख लिया, किसके किसके आधार पर, पहले देखा जीव के आधार पर, यानी उच्चारण के आधार पर देखा, जो जिस प्रकार से वर्ण जो उच्चारित होता है, तो जीव की आकृति कैसी होती है, मुख की आकृति कैसी होती है, ओठ की आकृति कैसी होती है, इन सभी अनुसार हमने देखा। तो जीव के आधार पर भागों स्वरों को बांटा गया 3 भागों में, ओठों के आकृति के अनुसार स्वरों को बांटा गया 2 भागों में, और मुख की आकृति के अनुसार बांटा गया स्वरों को 4 भागों में। ठीक है, तो इन सबको अच्छी तरीके से 1 बार 2 बार देख लें, आपको याद हो जाएंगे। अग्रभाग कौन कौन से हैं याद हो जाएगा कि ई करके बच्चा दौड़ता है आगे की तरफ तक, तो अग्रभाग हो गया। मध्य आपको एक ही अक्षर याद रखना है, छोटा आ है। पश्च में आप याद ही हो गया, जितने भी 3 आकृति के तरह बनते हैं वो सभी पश्च हो गए। मुख आकृति के साथ साथ देख लिया, जिसमें ओठ की आकृति गोल हो जाती है वो हो जाते हैं वृत्ताकार, जिसमें आकृति गोल नहीं होता है वो आवृत्ताकार होते हैं। जिसमें आ, ए, ई है, ये सभी आवृत्ताकार हैं। इसमें उ और ओ और औ 4 वर्ड आ जाए वृत्तामुखी। इसमें इधर मुख की आकृति के अनुसार तो समृद्ध, जिसमें मुख बहुत कम खुलता है अर्थात बंदी रहता है, जिस प्रकार इसमें आ गया ई, उ, री। उसके बाद विव्रत मुखी में केवल 1 स्वर आता है, याद रखना। आ कैसा है, विव्रत है। आप बोलेंगे आ स्वर कैसा है, विव्रत है। ई कैसी है, समृद्ध है। बड़ी ई कैसी है, समृद्ध है। ऊ कैसा है, समृद्ध है। बड़ा ऊ कैसा, समृद्ध है। री के में से आती है, समृद्ध में आती है। और एक चीज़ यहाँ याद कर लीजिए, स्वरों की संख्या पता होगी। स्वर टोटल कितने होते हैं, स्वर कितने होते टोटल, स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है, मूल स्वर पूछ ले तो, मूल स्वर पूछ ले तो आपको 10 बताने हैं। ठीक है, स्वर पूछे तो 11, मूल स्वर पूछे तो 10 बताना है। हिंदी में स्वर पूछे संख्या तो अगर वो दे दे हिंदी में स्वरों की संख्या, या संस्कृत में स्वरों की संख्या, तो अगर हिंदी की बात आ जाए, हिंदी में स्वरों की संख्या तो आपको 13 बतानी है। ठीक है, हिंदी पूछे और संस्कृत में तो संख्या 13 बतानी है। इसमें कौन से 2 वर्ण बढ़ जाते हैं, एक तो री बढ़ जाती है और एक ली। ये 2 वर्ण बन के 13 हो जाते हैं, 11 ये हो गए। ठीक है, और इन्हीं में 2 ये जुड़ जाते हैं, तो हिंदी में या संस्कृत में तो स्वरों की संख्या 13 है। आपको ऐसे ही पूछे कि स्वर कितने होते हैं तो 11 बताना है। आपको बताए कि मूल स्वर कितने होते हैं तो 10 होते हैं। और पूछ ले कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, या संस्कृत में कितनी होती है, या देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है। और चीज देखिए, पूछे जाए री है, ये अर्धवृत्ताकार है। टिप्पणी में लिख लो, चाहो नोट करके लिख लो। री किस प्रकार का स्वर है, अर्धवृत्ताकार। ठीक है, अगर पूछा जाए अलग से री किस प्रकार का स्वर है तो अर्धवृत्ताकार है। इतनी चीजें नोट कर लीजिए।